नमस्कार दोस्तों। यह है एनसीईआरटी की एनसीईआरटी की कक्षा 6 की, ठीक है ना। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है, ज्योग्राफी की शानदार बुक है, ऑथेंटिक बुक है। हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो क्वेश्चन देंगे ना, वो कथन कारण वाले, ठीक है ना। वो मामला गोल कर देंगे और वो अपन जब भी कर पाएंगे उन क्वेश्चनों को, जब अपन को जो इसमें है पाठों में जो चीज़ अच्छी तरह से याद हो। ज़रूरी नहीं है कि फैक्ट ही फैक्ट याद हो, समझ पे आधारित है ना, वो सभी चीज़ याद होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ये जलप्रपात है, ठीक है ना। जलप्रपात है, पानी गिर रहा है यहाँ से, इधर से बह के आ रहा है और यहाँ जलप्रपात बना रहा है, फिर ये नदी बन के जा रहा है। ठीक। शानदार सीन है ना। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को ज़रूर देखा होगा जो कि चित्र 6.1 में दिखाए गए। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थलमंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। बात किसकी कर रहे हैं अपन? स्थल रूप की, पृथ्वी के स्थल रूप। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। क्या आप जानते हैं, पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। एक तो माउंट एवरेस्ट है। क्या आप जानते हैं, पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर एक खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। पूछ लेगा वो, कैसे देगा ये बताइए। पर्वत किसे कहा जाता है? 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। आगे चलते हैं। स्थल रूप के कुछ भाग ऊंचे नीचे कुछ समतल होते हैं। दोबारा से देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा हो जो कि चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे अपन मोटे तौर पे। पर्वत किसे कहते हैं? 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले, 700 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले, या फिर 400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले, या फिर 400 मीटर से कम ऊंचाई वाले। नहीं, 600 से ऊपर है ना, वो है। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। विभिन्न स्थल रूप। समुद्र, नदी मुहाना, डेल्टा। समुद्र, नदी मुहाना,
नदी मुहाना क्या है, डेल्टा क्या है, वितरिका क्या है, वितरिका स्थल संधि है ना। ये तो हो गया प्रायद्वीप, यहाँ से क्वेश्चन आया था। किसके बारे में आया था कि भाई ये बताइए प्रायद्वीप किसे कहते हैं, है ना। प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप है। स्थल संधि ये तट है ना। और ये मैदान है। सहायक नदी, पहाड़ी, घाटी है ना, ये नदी आ रही है पहाड़ी से। और फिर पठार, झील, पर्वत है ना, ये पठार है। फिर पर्वत पठार तो बात समझ में आती है, ये घाटी है। कंफ्यूज कर सकता है, पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, घाटी किसे कहते हैं, वो पहाड़ी किसे कहते हैं। जमीन में अंतर क्या है भाई, पर्वत तो सबसे ऊंचे होते हैं, और पर्वत से जो नीचे होते हैं वो शायद पहाड़ी है, और पहाड़ी से नीचे होने वाली घाटी, घाटी से नीचे पठार। ये झील है। सहायक नदी, जलसंधि, द्वीप। कोई दिक्कत? ये पर्वत हो गया है ना, पर्वत श्रृंखला, और घाटी, पहाड़ी। जब ये बताइए पर्वत पठार है ना, घाटी और पहाड़ी को निम्नलिखित को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बन गया शानदार क्वेश्चन। नदी मुहाना, डेल्टा। दूसरी बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया। पृथ्वी की सतह से टूटकर खिंच जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निचेपन की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। किसके द्वारा? निचेपन की प्रक्रिया द्वारा। ये दो प्रक्रियाएं बहुत बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों, मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरी बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिसे जाने को, पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। दूसरी बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को। बताइए अपरदन किसे कहते हैं? अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। निक्षेपण। अपरदन किसे कहते हैं, निक्षेपण किसे कहते हैं? ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाइयों एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। आओ कुछ करके सीखें। पर्वत बनाना। आपको बहुत मात्रा में कागज़ चाहिए। कागज़ों को मेज़ पर रखिए। कागज़ों को अपने हाथों से दोनों तरफ से दबाइए। कागज़ में मोड़ पड़ जाएंगे तथा वे एक चोटी की तरह ऊपर की ओर उठ जाएंगे। इस प्रकार आपने एक पर्वत बना लिया।
अपर्दन, निक्षेपण, पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती है जिन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे ही पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। बहुत से पर्वतीय समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः हिमालय तो एशिया में है, आल्प्स यूरोप में है, एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख श्रृंखला है। चित्र 5 मिनट। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। हिमालय एशिया में है, आल्प्स यूरोप में है और एंडीज दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: बलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। बलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी। हिमालय तथा आल्प्स बलित पर्वत है जिनकी सतह ऊबड़-खाबड़ तथा शिखर शंखाकार है। दोबारा से देख लेते हैं। भाई बात आ रही है किसकी? ये पार्ट है अपना, है ना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। क्या आप जानते हैं पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि यहाँ पास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है, ठीक है ना, पहाड़ी। और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को, यानी कि जो बड़ी पहाड़ी है उसको ही पर्वत कहते हैं। ये स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। दूसरी है बाह्य प्रक्रिया, स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा यह सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये 2 प्रक्रियाएं, अपरदन आ गई ना बात समझ में? अपरदन किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। निक्षेपण किसे कहते हैं? अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा उनका फिर से निर्माण होता है। ये 2 प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाइयों एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों, मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये पढ़ लिया अपन ने पर्वत बनाना। अब है पर्वत।
पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है ना भाई। जैसे कि ये पर्वत है, ये आधार चौड़ा है और ये ऊपर सकड़ा है। ये आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती है। इन्हें हम हिमानी कहते हैं। हिमानी अलग बात है, हिमाद्री अलग है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर है तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि और भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज। हिमालय तो एशिया में है, आल्प्स यूरोप में है और एंडीज दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। पर्वतों की ऊंचाई में आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, एक तो वलित, एक है भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स पर्वत वलित है जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत के अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। कहने को तो सबसे पुरानी है, और कौन सी है? वलित। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। ये होने को तो ये भी वलित है, हिमालय और आल्प्स, और अरावली भी वलित है, लेकिन ये सबसे पुरानी है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस क्षेत्र 5 फुट के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं उनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी कि हास्ट तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणी का भ्रंश इन ग्रोवेन कहा जाता है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हास्ट तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणी का भ्रंश ग्रोवेन। उत्खंड है ना, ऊपर उठे हुए को हास्ट तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणी का भ्रंश ग्रावेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासचेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। राइन घाटी तथा वासचेस पर्वत। वासचेस ये कहाँ है भाई? राइन घाटी कहाँ है? ये तो यूरोप के ठीक है ना। और वासचेस अगर वो पूछ सकता है बताइए राइन घाटी वासचेस पर्वत किसके उदाहरण है? पर्वत तंत्र के। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भूआकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फुजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फुजियामा इस तरह के पर्वतों का उदाहरण है। किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में। ज्वालामुखी क्रिया के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फुजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। पर्वत बहुत लाभदायक हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई और पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियों तथा वेदिकाओं
कृषि के लिए उपयोग होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्केलिंग पर्वतों के प्रचलित खेल है। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेल खेले जाते हैं? उत्कंड भ्रंश, द्रोणिका भ्रंश, उत्कंड भ्रंश, द्रोणिका भ्रंश। प्रशांत महासागर में स्थित मोना के पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। लेकिन किस में है ये? पानी में है ये। मोना की पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। 10,225 यानी कि पर्वत भी इसमें है, ऊंचा भी है ना समुद्र में, और गहरा भी इसमें ही है प्रशांत महासागर में। मोना के पर्वत कहाँ है? प्रशांत महासागर में। हवाई द्वीप किसे कहते हैं? मोना के पर्वत को। मोना के पर्वत की ऊंचाई है 10,205। बलित, ब्रह्मोत्सव पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स ये कैसे हैं? बलित पर्वत है जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शृंगाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस 5 मोटे के अनुसार यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं उनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रमशोत पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्कराष्ट तथा नीचे दसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश ग्रामीण कहा जाता है। द्रोणिका भ्रंश यानी कि ग्रावेन, ग्रावेन। द्रोणिका भ्रंश ये है, ग्रावेन है ये, है ना। और ये है ना, ये ऊपर बड़ा उत्खंड यानी कि आष्ट। आष्ट क्या है? बस एक लाइन देगा वो। आष्ट क्या है? ग्रावेन क्या है? द्रोणिका भ्रंश, उत्खंड भ्रंश। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका में, तथा जापान का फुजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फुजियामा। अब है अत्यधिक दाब से मेघना का निर्माण। लावा, लावा है ना। ज्वालामुखी राख, भाप और गैस युक्त बने बादल। लावा, किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें लावा कहलाती है। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से होता है। अत्यधिक दाब से मेघना का निर्माण। किनारों से निकलती पिघलती चट्टानों, किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें लावा कहलाती है। लावा बम।
लावा बम है। ज्वालामुखी राख, भाप और गैस युक्त बने बादल। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख, लावा और परतों के जमने से होता है। ज्वालामुखी शंकु का अंदर से है, बाहर से ऐसा है। इस खेल का नाम बताएं। पठार। पठार उड़ी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। पर्वत से नीचे क्या है? पठार। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत के दक्षिण पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम पठार इस प्रकार के उदाहरण है। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम पठार इस प्रकार के उदाहरण। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडेरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है। एक खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडेरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार है, वहाँ पे नदी है किस नाम की? स्वर्ण रेखा नदी। जलप्रपात कौन सा है? हुंडेरू। और जोग जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। आई बात समझ में? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है भाई। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ है, कहाँ बहती है? छोटा नागपुर पठार। हुंडेरू जलप्रपात कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी पर। कर्नाटक में जोग जलप्रपात। इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बताइए स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? हुंडेरू। यहाँ पर हुंडेरू जलप्रपात है किस नदी पर? स्वर्ण रेखा। हुंडेरू स्वर्ण रेखा। और स्वर्ण रेखा नदी है छोटा नागपुर पठार पर। कर्नाटक में जोग जलप्रपात। इस प्रकार के जलप्रपातों का उदाहरण। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। 4000 से 6000। लोहा, कोयला, मैग्नीज। इस खेल का नाम बताइए। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। केन्या, तंजानिया
तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार है। पर्वत, पहाड़ी, पठार, यहाँ से कुछ सुना आएगा। ये क्या है? पठार। पर्वत इनसे भी ऊंचे होते हैं ना। मैदान। अब क्या क्या पढ़ा है अपन ने? एक तो ये पढ़ा है पठार हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। पठार और ये है कौन से? भ्रंशोत पर्वत, द्रोणिका भ्रंश, उत्कट भ्रंश। जब उत्खंड हास्ट उत्खंड हास्ट, द्रोणिका, क्रावेन, बलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। मोनाकी, बलित पर्वत हिमालय। अंदर से ऐसा है, बाहर से ऐसा है। भूपट्टी, बलित पर्वत। नीचेपन क्या है? आगे चलते हैं। मैदान। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। तो वे सामान्यतः समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित होते हैं। उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित कर देती है। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, जहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान एवं चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान तो इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। यांगत्से नदी। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप इनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके
हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण करना। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। एक प्रदूषित नदी। रस्सी से बना पुल, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पुल है अरुणाचल। रस्सी से बना पुल, अरुणाचल प्रदेश। स्वच्छ भारत मिशन। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकता है। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चित्र 1 से 10 को ध्यान देखिए और प्रत्येक के लिए एक एक वाक्य लिखिए। चित्र 1, 2, 7। 1, 2, 7। 1, 2 और 7 कौन सा है? ये है। चित्र संख्या 1 से 10 को ध्यान से देखिए और प्रत्येक के लिए एक एक वाक्य लिखिए। ये वही रेगिस्तान का है। रेगिस्तान का है चित्र। महिलाएं जल लेने जा रही है। ये जैसलमेर का किला दिखा है शायद। ये समुद्र तट है। ये नाव की दौड़ हो रही है केरल वगैरह में। ये आदिवासी लोगों के घर हैं जंगल में। ये कुछ पहाड़ पर घर हैं। ये नीचे पुराने घर हैं, ऊपर नए घर बनाए गए हैं। ये चाय के बागान हैं। ये पर्वतीय इलाके में घर निर्माण है, यहाँ पर मकान है उनके। और सीढ़ीदार खेती की जा रही है ना। ये पर्वतीय इलाका है, पशु पालन कर रहे हैं। पेड़ है हरा हरा। गर्मी का मौसम है, इस वजह से बर्फ़ पिघल चुकी है और छोटी छोटी घास उगाई है। अब आगे चलते हैं ना। चित्र 1, 2, 7 में दिखाए गए स्थल रूपों के नाम बताइए।
चित्र संख्या 9 में दिखाए गए स्थल का उपयोग किस कार्य के लिए हो रहा है? बचाव अभियान के लिए, है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं शायद। चित्र संख्या 3, 6, 8 तथा 9 में आपको कौन सी गतिविधि दिखाई दे रही है? अभ्यास। प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? पर्वत, पठार, मैदान। पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है? पर्वत ऊंचे होते हैं, पठार उससे कम ऊंचे होते हैं। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा, जिस वजह से उपजाऊ होते हैं। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों? पर्वतों की जनसंख्या कम होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ रहना बसना कठिन होता है। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं ऊंचाई में। पर्वतों की ऊंचाई अधिक होती है। हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में पाई जाती है, बर्फ। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? दक्कन का पठार भारत। यांगसे नदी कहाँ बहती है? यांगसे चीन में है, ये तो सबसे बड़ी नदी है चीन की, यांगसे नदी। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यूरोप की आल्प्स है। एंडीज दक्षिण अमेरिका की, रॉकीज उत्तरी अमेरिका की। तो एक रॉकीज में रहे उत्तरी, री से री, रॉकीज उत्तरी अमेरिका, एंडीज दक्षिण अमेरिका है। आल्प्स यूरोप। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। हिमालय एवं आल्प्स पर्वतों के उदाहरण हैं, बलित पर्वतों के। पुराने का अरावली। पर्वत पठार क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। पठार क्षेत्रों में श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम है। क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। आपके राज्य में किस प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं? इस अध्याय के आधार पर बताएं कि वे स्थल रूप लोगों के लिए किस प्रकार उपयोगी है। मानचित्र कार्य। विश्व के मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय, रॉकीज तथा एंडीज। पठार तिब्बत। ये पाठ था भाई। स्वच्छ भारत मिशन। मैदान। चावल की रोपाई कर रहे हैं, धान की। कृषि का कोई भी कार्य हो वो टफ ही होता है भाई। पठार। ब्रह्मोत्सव पर्वत, द्रोणिका वंश। आ सकता है क्या? ग्रावेन क्या है और हास्ट क्या है? ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, हास्ट उत्खंड वंश। नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका वंश, ग्रावेन कहा जाता है। बलित पर्वत, ब्रह्मोत्सव पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। 10,205। मोनाकी, गुवाहाटी बलित पर्वत। हिमानी। बाह्य प्रक्रिया। अपर्दन एवं निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। क्या आप जानते हैं? तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।